हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ मनीष और इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के थर्ड वीक ऑफ फरवरी 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है हिमाचल में, रेंजिंग फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक। देखेंगे इस वीक के हिमाचल में क्या इंपॉर्टेंट developments हुई हैं। So if you have not subscribed to the channel yet, please subscribe to the channel and hit the bell icon so that you are the first to receive the notifications as and when we post a video. तो देखते हैं इस हफ्ते हिमाचल में क्या इंपॉर्टेंट हुआ है। फर्स्ट, यूरेनियम डिपॉजिट्स फाउंड एट 2 हिमाचल प्रदेश साइट्स। हिमाचल प्रदेश में 2 जगहों पर यूरेनियम के डिपॉजिट्स पाए गए हैं। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ज्योग्राफी एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस एंड टेक। तो ज्योग्राफी में जब हम पढ़ते हैं रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन या फिर मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड इंडिया, उसमें हिमाचल में जब हम बात करते हैं देन दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। और ये जो यू कैन से द सर्वे, इट हैज़ बिन कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DAE। DAE ने कंफर्म कर दिया है कि 2 ऐसी साइट्स हैं। कौन कौन सी? एक काशा कलाड़ी और एक तिलेली। जो काशा कलाड़ी है ये है शिमला में, और जो तिलेली साइट है ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। इन 2 साइट्स पर यूरेनियम मिला है, इसकी कंफर्मेशन कर दी गई है। नाउ स्टेट इज़ द 10th ऑन द लिस्ट ऑफ माइंस। अब हिमाचल 10th नंबर पर आ गया है। पूरे इंडिया में 11 ही ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर यूरेनियम मिलता है। नाउ हिमाचल इज़ ऑन द 10th नंबर जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूरेनियम मिलता है। सो इट्स द 10th स्टेट हैविंग 10th हाइएस्ट क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम, यू कैन से। 200 टन ट्राई यूरेनियम ऑक्टोक्साइड जो है ये काशा कलाड़ी शिमला में मिला है। 220 टन तिलेली मंडी में मिला है। और अगर हम बाकी स्टेट्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश जो है वो टॉप पर है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूरेनियम जो है वो पाया जाता है। और टोटल जो यूरेनियम है वो 11 स्टेट्स में है, जो कि करीब 3,45,000 टन के आसपास है। और जो आंध्रा में मिलता है वो उसका आधा है, ऑलमोस्ट आधे से भी ज़्यादा, 1,95,000 टन। यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम आंध्र प्रदेश में मिलता है और अब हिमाचल प्रदेश में भी मिला है। सो नाउ इट इज़ द 10th लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है ये साइट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पर ये मिला है, राइट। सो काशा कलाड़ी, जैसा कि हमने देखा, काशा कलाड़ी में 200 टन ट्राई यूरेनियम ऑक्टोक्साइड मिला है। लार्जेस्ट डिपॉजिट जो हिमाचल में मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, जो कि पहले से है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हिमाचल में यूरेनियम की खोज हुई है, यूरेनियम पहले से है हिमाचल में। कहाँ मिलता है हमें ये? इन ऊना डिस्ट्रिक्ट। ऊना में एक राजपुरा नाम की जगह है जहाँ पर 364 टन ट्राई यूरेनियम ऑक्टोक्साइड अवेलेबल है। सो दिस साइट इज ऑलरेडी देयर इन हिमाचल। तो ऐसा नहीं है कि अभी पहली बार यूरेनियम मिला है हिमाचल से, हिमाचल में पहले से है, लेकिन अब 2 नई साइट्स हिमाचल में हमें मिली हैं, एक शिमला में और एक मंडी में। सो नाउ देर आर 3 साइट्स इन हिमाचल। तो अब इन तीनों को अगर मिला दें, नाउ हिमाचल इज एट द 10th पोजीशन अमंग 11 स्टेट्स इन द कंट्री वेयर यूरेनियम हैज़ बिन ट्रेस्ड। मतलब इससे कम एक ही और स्टेट में है इंडिया में। बाकी स्टेट्स जैसे कि आंध्र, झारखंड, मेघालय, ये तीनों टॉप ऑक्यूपाइड पोजीशंस हैं। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा यूरेनियम मिलता है, 2nd नंबर पे झारखंड, 3rd नंबर पे आता है मेघालय। पहले जो यूरेनियम एक्सट्रैक्ट्स हैं वो और कहाँ कहाँ मिले हैं हमें? लम्भेड़ा विलेज इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। सो एज आई टोल्ड यू कि ये दोनों सिर्फ नई डिस्कवर हुई साइट्स हैं, इससे पहले भी कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर यूरेनियम मिलता है। तो आपको 4 ऐसी साइट्स के नाम पता हैं, एक शिमला में, एक मंडी में, एक ऊना डिस्ट्रिक्ट में और एक हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर यूरेनियम हमें मिलता है। और इन साइट्स के नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लम्भेड़ा, देन यू हैव दिस काशा कलाड़ी, तिलेली। सो दिस आर इंपॉर्टेंट साइट्स जहाँ पर यूरेनियम मिलता है हमें। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अभी एक ओवरऑल एक प्रोग्राम है जो इन्होंने अनाउंस किया है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, ताकि इंडिया में यूरेनियम की सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। अटेनिंग सेल्फ सफिशिएंसी इन यूरेनियम। यूरेनियम को हम अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं, उसको सिविलियन पर्पजेज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, मिलिट्री पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। सो सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए, हमें यूरेनियम किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े इसको मंगवाने के लिए। और सेल्फ सफिशिएंसी हमें कब तक अचीव करने का टारगेट रखा है? 2031-32 तक। इंपॉर्टेंट है ये। बहुत सारे इस न्यूज़ में ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हिमाचल में कौन कौन सी साइट्स हैं, कितनी स्टेट्स इंडिया में यूरेनियम प्रोड्यूसिंग है, राइट। सेल्फ सफिशिएंसी हमने कब तक अचीव करनी है, इसकी रेगुलेटरी बॉडी कौन है? यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
जो माइनिंग ऑपरेशंस को सर्टिफाई करती है वो बॉडी कौन सी है? दैट ऑल्सो वॉज गिवन एट द स्टार्ट ऑफ द न्यूज़, द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी विच इज़ डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट है वो सीधा प्राइम मिनिस्टर के अंडर होता है बिकॉज इट्स अ क्रिटिकल सेक्टर। तो ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती हैं। ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी न्यूज़ है स्कॉलरशिप्स टू शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स टू बी पेड थ्रू डीबीटी। सो दिस इज नाउ द प्रेफर्ड मोड ऑफ बेनिफिट्स ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर। तो शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप है वो अब डीबीटी के थ्रू पे की जाएगी। डीबीटी मींस डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर, या इसको हम आधार एनेबल्ड सर्विस डिलीवरी भी कहते हैं, AESD, आधार एनेबल्ड सर्विस डिलीवरी। इसका मतलब बैंक अकाउंट सबके खुल गए हैं अंडर द प्रधानमंत्री जन धन योजना। सो अराउंड 33 करोड़ अकाउंट्स वर ओपनड ऑफ पीपल जिनके पहले अकाउंट नहीं थे। 33 करोड़ नए अकाउंट्स खोले गए। 2014 में ये स्कीम शुरू हुई थी। अगले 3-4 साल में 33 करोड़ अकाउंट खोल दिए गए ऑफ अनबैंक्ड पीपल। ऐसे लोगों के नहीं जिनके पहले से थे, वो तो खुलवा ही सकते हैं। जिन लोगों के अकाउंट्स नहीं थे उनके अकाउंट्स खोले गए। दैट मीन्स एवरी पर्सन हैड देयर बैंक अकाउंट्स। लाइक 99% प्लस जो बैंक अकाउंट पेनिट्रेशन है वो अचीव कर ली थी इंडिया ने 2016 तक, जब डिमोनेटाइजेशन आया। तो जनधन योजना के तहत सबके अकाउंट्स खुल गए। उसके बाद आधार कार्ड सबके बन गए हैं। देन द गवर्नमेंट गेव अ टाइमलाइन कि आपको अपना आधार कार्ड बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना है। एंड नाउ आफ्टर लिंकिंग दैट, जो स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे ये तो सिर्फ स्कॉलरशिप की एग्जाम्पल है, देर आर सो मैनी अदर थिंग्स लाइक योर पेंशन, लाइक सब्सिडीज बहुत तरह की हो सकती हैं। जैसे जो LPG सिलेंडर सब्सिडी होती है वो सीधा अकाउंट में आती है। सो दिस इज नोन एज आधार एनेबल्ड सर्विस डिलीवरी और डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफ़र। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक इफेक्टिव मैकेनिज्म है जिससे गवर्नमेंट जितने पैसे किसी बेनिफिशियरी को देना चाहती है वो डायरेक्टली उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। देयर इज़ नो चांस ऑफ एनी करप्शन, देयर इज़ फुल ट्रांसपेरेंसी, देयर इज़ फुल अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि हर चीज़ का एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहता है ऑन पेपर एंड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज वेल। सो इट्स अ वेरी इफेक्टिव मेथड। और हिमाचल प्रदेश में अभी शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप है वो डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर के थ्रू दी जाएगी। यू कैन ऐड दिस एज अ पॉइंटर जहां भी आपको गवर्नेंस की बात करनी हो। गवर्नेंस, सो इट्स अ वेरी फाइन एग्जांपल ऑफ गुड गवर्नेंस या फिर ई गवर्नेंस। तो डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर के थ्रू अब शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स को ये दिया जाएगा। ये गाइडलाइन इशू की थी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, और इसको ऑफ कोर्स हिमाचल प्रदेश ने भी इम्प्लीमेंट कर दिया है। इस स्कीम में बेसिकली शेड्यूल्ड कास्ट जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी। 60-40 शेयरिंग होगी यूनियन और स्टेट्स में, और 90-10 शेयरिंग होगी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के केस में, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश भी आता है। ना स्पेशल कैटेगरी हेयर मीन्स हिल एरियाज वाली जो स्टेट्स होती हैं, सारी की सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, देन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ये सभी इसमें आते हैं। और ये स्कीम 5 साल तक ऑपरेशनल रहेगी, 2020-21 से लेकर 2025-26 तक। इसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है, तो कोई भी शेड्यूल का स्टूडेंट जो है वो अपना सारा जो स्कॉलरशिप रिकॉर्ड है वो ट्रैक कर सकता है ऑनलाइन। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होगी, इससे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी, किसी का भी जो हक है वो मारा नहीं जाएगा। एवरी स्टूडेंट हु इज़ एलिजिबल टू गेट स्कॉलरशिप विल गेट स्कॉलरशिप। The institutions of higher education which maintain the academic standards will be covered under the scheme, with the rider that these institutions will have NAAC accreditation before 2024. Right? NAAC means National Accreditation Council, जो कि सभी इंस्टीट्यूशंस को क्रेडिटेशन देती है कि क्या वहाँ पे टीचिंग स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, क्या टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन अच्छी है। सो ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय NAAC। तो इसकी सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा वेदर दीज ग्रांट्स विल बी गिवन टू द इंस्टीट्यूशन और नॉट। और सभी स्टेट्स एक एनुअल एक्शन प्लान बनाएंगी हर साल कि उस साल एकेडमिक ईयर में स्कॉलरशिप्स में किस तरह से ये होगा, और 2 बार ये स्कॉलरशिप दी जाएगी साल में, 26 जनवरी को और 15 अगस्त को। तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक डेट्स हैं, आप देख सकते हो, ताकि हर 6 महीने बाद वो सप्लाई जो है वो बनी रहे। वो कोइंसिडेंस है कि हमारा रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे जो है वो एक प्रॉपर गैप पे है, ताकि साल में 2 बार अगर इन दोनों ओकेजन्स पर कोई चीज़ दी जाती है तो वो बहुत ही इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी।
So this is how the scheme will be given, and Himachal Pradesh is now doing a lot as far as e-governance is concerned. E-governance का मतलब है गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप, यानी कि आपको सरकार से कोई भी काम है, आपने कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, आपने कोई बेनिफिट लेना है, आपने कोई कंप्लेंट फाइल करनी है, ग्रीवेंस रिड्रेस करवानी है अपनी, या फिर किसी भी तरह से आपने गवर्नमेंट से इंटरैक्ट करना है, यू कैन डू दैट बाय वे ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट पे जाके हर मिनिस्ट्री की एक वेबसाइट बन गई है, हर सर्विस को अवेल करने के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो, आपके पास SMS के थ्रू उसकी कन्फर्मेशन आएगी. सो ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज ई गवर्नेंस. तो ये भी ई गवर्नेंस की डायरेक्शन में एक स्टेप है, that now the scheduled caste students can apply online and they will get their benefits directly in their bank accounts. Amount of scholarship जो है ये हालांकि बहुत ज़्यादा important नहीं है आपके लिए याद करनी, but just for the sake of posterity I have included it here. Right? Next, art and culture से Fagli Fest celebrated in Lahaul Spiti. तो पिछले कुछ हफ्तों से हम लाहौल स्पीति के बहुत सारे फेस्टिवल्स को डिस्कस करते आ रहे हैं, तो आपको अब तक पता चल गया होगा दैट हाउ इम्पॉर्टेंट दे आर. और ये जो लाहौल स्पीति वाले लोग हैं, जो एरिया ऑलमोस्ट कट ऑफ रहता था पिछले साल तक, इस साल बहुत कम कट ऑफ रहा ये अटल टनल की वजह से, बट पिछले साल तक जो लाहौल स्पीति का एरिया ये कम से कम 2 या 3 महीने के लिए बाकी के हिमाचल प्रदेश से कट ऑफ रहता था बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल एंड बिकॉज ऑफ द वेरी हाई ऑल्टीट्यूड इन विच इट इज़ सिचुएटेड. तो ऐसे में वो लोग क्या करते थे, ज़्यादातर लोग जो हैं वो तो जो है सीज़न की वजह से माइग्रेट करके कुल्लू, मनाली या फिर मंडी की तरफ आ जाते थे. लेकिन जो लोग वहीं पर रहते थे उनके लिए जनवरी और फरवरी का महीना ऐसा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है. तो ऐसे में वो लोग एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते आ रहे हैं बहुत सालों से, विच इज़ नोन एज अ स्नो फेस्टिवल. उस फेस्टिवल में अलग अलग तरह के ट्रेडिशंस होते हैं, अलग अलग तरह के उनके यू कैन से रस्म रिवाज होते हैं, जिनको आपने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में. तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं यू कैन चेक देम आउट. तो ऐसे ही एक और फेस्ट, फागली फेस्ट. तो ये लोग ये वक्त त्यौहार मनाने का इसलिए होता है बिकॉज कुछ और तो कुछ हो नहीं पाता, सो दे एंटरटेन देमसेल्व्स, दे अम्यूज देमसेल्व्स. इट्स अ वे टू सस्टेन लाइफ इन द वैली. फागली फेस्टिवल मनाया गया लाहौल स्पीति में 2 दिन के लिए इन पत्तन वैली. पत्तन वैली में ये मनाया गया है, ये ज़रूर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका. उसके बाद ये क्या है फागली फेस्टिवल? इट्स अ न्यू ईयर फेस्टिवल मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ तिब्बतन और चाइनीज़ कैलेंडर, इसलिए इसे फागली फेस्ट कहा जाता है. इसे हर साल फरवरी में मनाया जाता है ऑन द मूनलेस नाइट और अमावस्या. फरवरी के महीने में जब अमावस्या की रात होती है उसमें ये मनाया जाता है फागली का त्यौहार. और इसे लोकली कू या कुन भी कहा जाता है, कुस या कुंस इसे कहा जाता है. क्या करते हैं इसमें? मेथडोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट. ये लोग एक 2 फुट का बैम्बू स्टिक जो है, एक बैम्बू स्टिक उसे फ्लोर में फिक्स कर देते हैं, उसके इर्द गिर्द एक वाइट बेडशीट ड्रेप करते हैं ताकि वो एक एंजल जैसी लगे, एन एंजल ड्रेस्ड इन वाइट. इस फिगर को कहा जाता है बराजा, बराजा कहा जाता है इसे. फिर इसके ऊपर ज्वेलरी लगाई जाती है, फूल लगाए जाते हैं, राइट. कुछ खाने पीने की चीज़, डेलिकेसीज आर प्लेस्ड बिफोर इट. धूप बत्ती जलाई जाती है, ऑयल लैंप्स जलाए जाते हैं, द हाउस इज़ फुली डेकोरेटेड. इस तरह से ये एक त्यौहार जो है मनाया जाता है. द फैमिली प्रिपेयर्स टोटू और डो ऑफ रोस्टेड बार्ले फ्लोर एंड बटर मिल्क. देन इट इज़ ऑफर्ड टू द डीटीज ऑन द रूफ टॉप एंड देन इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैमिली. तो इस तरह से ये त्यौहार मनाया जाता है. बेसिकली इट्स अ तिब्बतन न्यू ईयर सेलिब्रेशन इन लाहौल स्पीति एंड दे ऑल्सो पे देयर रिस्पेक्ट्स टू काउज एंड शीप वाइल एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, क्योंकि वो विलेज इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, काउज एंड शीप. सो उनको भी वर्शिप किया जाता है. तो थोड़ा सा आपको ब्रीफ में पता होना चाहिए त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, कौन सी खाने की चीज़ बनती है, कौन सी जो फिगर है उसको वर्शिप किया जाता है, ऑल दिस थिंग्स. नेक्स्ट, ये भी एक मिलती जुलती न्यूज़ है. 2 डे लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मैक्लोडगंज. अब चाहे वो लाहौल स्पीति वाला इलाका है, चाहे वो मैक्लोडगंज है. लाहौल स्पीति वाला इलाका तो खैर वहाँ पे थोड़ा सा तिब्बतन कल्चर है, लेकिन मैक्लोडगंज में तिब्बतन कल्चर होने का कारण ये नहीं है कि वो तिब्बत के साथ उसकी बाउंड्री लगती है. इट इज़ बिकॉज दलाई लामा, हु इज़ द हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर इन द वर्ल्ड फॉर बुद्धिस्ट्स, वो यहाँ पर रहते हैं. बिकॉज ऑफ अ डिस्प्यूट विद चाइना ये लोग अलग से तिब्बत कंट्री की मांग कर रहे थे 1959 में. दे वर डिमांडिंग अ सेपरेट कंट्री और ऑटोनॉमी फॉर तिब्बत इन 1959.
जिस वक्त चाइना ने इनको वहाँ से भगा दिया, एंड देन दलाई लामा अलॉन्ग विद हिज फॉलोअर्स केम टू इंडिया, और इंडिया में उन्हें मैक्लोडगंज नाम की जगह पर शरण दी गई, विच इज़ इन हिमाचल प्रदेश। तो अब यहाँ पर तिब्बतन्स रहते हैं, तो वो तिब्बतन्स के त्यौहार जब मनाएंगे देन दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ दैट प्लेस। तो इसीलिए ये जो सारे तिब्बतन्स हैं ये तिब्बत न्यू ईयर सेलिब्रेशंस मैक्लोडगंज में मनाते हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ये लोसार 2148 का साल है, 2148, द ईयर ऑफ आयरन ऑक्स फेस्टिविटीज़। तो इसे 12 से 14 फरवरी तक मनाया गया। तो इसका कारण है कि यहाँ पर तिब्बतन ज़्यादा रहते हैं, जबकि लाहौल स्पीति में तिब्बतन न्यू ईयर मनाने का कारण है कि वो तिब्बत के साथ उसकी बाउंड्री लगती है, तिब्बत वहाँ से बहुत पास है, सो रीजंस आर डिफरेंट, राइट। सो जो तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन इन एग्जाइल है, एडमिनिस्ट्रेशन एग्जाइल मतलब तिब्बत में तो नहीं रह रहे, वो तो आके इंडिया में रह रहे हैं, बट यहीं से वो तिब्बत की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का दावा करते हैं इनके से। तो लोसार फेस्टिवल इज़ नथिंग बट तिब्बतन न्यू ईयर। तो अब क्या है, फेस्टिविटीज़ जो हैं काफ़ी देर से बहुत लिमिटेड हो गई हैं। पहले तो कोरोना की वजह से, राइट, एक साल से ये कोई अच्छे से फेस्टिविटीज़ हो नहीं पा रही हैं। सेकेंडली पिछले कुछ सालों से कुछ तिब्बतन गुरु जो हैं, कुछ तिब्बतन लामाज जो हैं, उन्होंने खुद को इमोलेट कर लिया, सेल्फ इमोलेट, खुद को आग लगा लेते हैं वो लोग। सो इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम सेक्रीफाइस इन बुद्धिज़्म, जिसमें कि कोई एक अपनी जो दुख है उसकी वजह से दे सेल्फ इमोलेट देमसेल्व्स। और यहाँ पे उनका दुख ये है दैट दे आर नॉट गेटिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर तिब्बतन्स बिकॉज चाइनीज़ गवर्नमेंट विल नेवर ग्रांट इट। तो इसलिए ये फेस्टिविटीज़ अभी बहुत लिमिटेड चल रही हैं। दिस ईयर ऑल्सो द फेस्टिवल वॉज अ लो की अफेयर, जो ज़्यादा बहुत धूमधाम से नहीं मनाया जाता है फेस्टिवल। इसका ट्रेडिशन ये है कि जो सर्दी है वो ख़त्म हो रही होती है एंड स्प्रिंग सीजन इज़ स्टार्टिंग, इस मौके पर ये मनाया जाता है। लोसार फेस्टिवल के बाद 3 दिनों बाद नए साल का पहला दिन माना जाता है, यानी कि जिस दिन लोसार फेस्टिवल ख़त्म होता है, फॉर एग्जांपल अगर लोसार फेस्टिवल 14 फरवरी को ख़त्म हो रहा है तो 17 फरवरी को नया साल शुरू हुआ मनाया जाता है। ऑलराइट, सो टुडे इज 17th of February, इट मीन्स टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर ऑफ तिब्बतन्स। तिब्बतन कैलेंडर के अकॉर्डिंग इसको इस तरह से मनाया जाता है। ऑन दिस डे तिब्बतन एग्जाइल्स पे ओबेसेंस टू द दलाई लामा। दलाई लामा का जो घर है, जो टेम्पल है, वो दोनों मैक्लोडगंज में ही सिचुएटेड है, राइट। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है दैट न्यू ईयर इज कंसिडर्ड एज अ मेजर ऑफ इंक्रीज इन एज। अब जो बुद्धिस्ट लामा या बुद्धिस्ट जो संत हैं जो मैक्लोडगंज में रहते हैं, वो अपने बर्थडेज नहीं मनाते हैं, दे डू नॉट सेलिब्रेट देयर बर्थडेज इंडिविजुअली। वो नए साल के पहले दिन को ही अपना जन्म मान लेते हैं इन अ वे। तो न्यू ईयर इज कंसिडर्ड एज अ मेजर ऑफ इंक्रीज इन एज। वो ऐसा मानते हैं कि इस दिन हमारी उम्र जो है वो 1 साल बढ़ गई है, राइट। तो सभी लोग कलेक्टिवली इसको मानते हैं। The preparations for Losar start on 29th day of the last month of Tibetan year. The 29th day of the last month is called Nishugu. जो 29th day of the last month of Tibetan calendar है वो इस साल था 12 फरवरी। तो जो 14 फरवरी थी that was the 31st day. तो इस तरह से न्यूशुगु मतलब जिस दिन नया साल शुरू होता है, इसीलिए वो उससे 3 दिन बाद शुरू होता है। उसके बाद थुप्पा, ट्रेडिशनल तिब्बतन फूड इज़ प्रिपेयर फॉर डिनर। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए। थुप्पा हो गया, देन लोसार हो गया, देन यू हैव न्यूशुगु, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो कि तिब्बतन लोकल्स जो कि हिमाचल में रहते हैं वो यूज़ करते हैं, यू शुड नो। तो ये लोसार फेस्टिवल, द तिब्बतन न्यू ईयर which is celebrated in McLeodganj by Dalai Lama and his followers, and it is considered to be their biggest festival because वो ऐसे बहुत ज़्यादा celebration नहीं करते हैं, but symbolically it marks the end of winter and the beginning of spring. ये बात आपने याद रखनी है। कोई एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ नहीं है, कुछ इस तरह का नहीं है, इट्स जस्ट अ न्यू ईयर festivity, that's all. Next, ADB releases rupees 75 crore for HP Shiva project. Now this is related to economy of Himachal Pradesh. अभी हमने ये आर्ट एंड कल्चर की न्यूज़ की, नाउ दिस इज रिलेटेड टू इकोनॉमी। तो HP शिवा प्रोजेक्ट क्या है? HP शिवा प्रोजेक्ट इज हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट। HP शिवा सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट। तो मतलब ये क्या करना चाह रहे हैं? हॉर्टिकल्चर इरिगेशन और वैल्यू एडिशन। हॉर्टिकल्चर यानी कि फ्रूट्स,
सो प्लांटेशन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स, यानी कि हिमाचल प्रदेश में फ्रूट्स की कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम चल रहा है, एचपी शिवा प्रोजेक्ट। कई बार आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि एचपी शिवा प्रोजेक्ट किसके लिए है। सो यू मे गेट कन्फ्यूज्ड कि शिवा लिखा हुआ है तो मे बी इट हैज समथिंग टू डू विद रिलीजन, तो वहाँ पे लिखा आ जाएगा कंस्ट्रक्टिंग न्यू शिवा टेम्पल्स इन हिमाचल प्रदेश, आपको लगेगा कि हाँ ये ठीक है, बट नो, शिवा हियर मीन्स दिस एक्रोनिम। तो सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज, लीची, पोमेग्रेनेट, गुआवा इन लोअर रीजन्स एंड मेकिंग द स्टेट अ फ्रूट बोल ऑफ द कंट्री, ये इसका पर्पस है। व्हाट इज द विजन? कि हिमाचल प्रदेश में फ्रूट कल्टीवेशन इतनी अच्छी हो जाए, बिकॉज वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत प्योर है, वहाँ की मिट्टी बहुत सूटेबल है, तो अगर थोड़ा सा थ्रस्ट दिया जाए तो इट कैन बिकम द फ्रूट बोल ऑफ द कंट्री, विच विल बी हाईली बेनिफिशियल टू द पीपल ऑफ हिमाचल। रेवेन्यू बढ़ेगा, इकोनॉमी इंप्रूव होगी। इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, यस व्हाट इज एडीबी? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसके लिए असिस्टेंस दे रहा है हिमाचल प्रदेश को, ताकि हिमाचल को एक फ्रूट बोल ऑफ द वर्ल्ड बनाया, ऑफ इंडिया जो है वो बनाया जा सके। इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग। ये जो 75 करोड़ दिए गए हैं, ताकि इस प्रोजेक्ट को रेडी करने के लिए फाइनेंस कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली फिलिंग द गैप। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोजेक्ट चलेगा? पायलट प्रोजेक्ट फिलहाल बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर, इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोजेक्ट चलेगा। 2023 में शुरू होगा और 2028-29 तक, ये 6 साल तक ये फंडिंग चलेगी। पर्पज इज टू इंक्रीज फ्रूट प्रोडक्शन इन दिस डिस्ट्रिक्ट्स। इसके लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने 17 क्लस्टर आइडेंटिफाई किए हैं, जहाँ जहाँ पर इनको बीजा जाएगा, इनको बोया जाएगा। उसके बाद इरिगेशन की फैसिलिटी क्रिएट की जाएगी, इनको फेंस करके रखा जाएगा ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये प्रोग्राम जो है, तभी फ्रूट की प्रोडक्शन बढ़ पाएगी अगर उसके लिए अच्छी क्वालिटी सीड्स होंगे, उसके लिए इरिगेशन टाइमली पहुंच पाएगी, उसको जानवरों से या बाकी चीज़ों से बचाने के लिए उसकी फेंसिंग की जाएगी। एंड दैट इज़ व्हाट द एडीबी इज प्रोवाइडिंग इट फंडिंग फॉर। Under this project, these areas have been given priority where horticulture is not practiced or people have given up farming because of wild animals. जहाँ पर जानवरों वगैरह की वजह से लोग अब खेती करना बंद कर गए हैं, वहाँ पर ये चीज़ें की जाएंगी, बिकॉज फेंसिंग कर दी जाएगी अच्छे से, तो जानवरों से भी कोई खतरा नहीं रहेगा। दोज पीपल कैन एक्चुअली टेक दिस अप अगेन, ताकि उनको भी इनकम बढ़े और ओवरऑल स्टेट की भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए। देन 46 अवॉर्डेड युवा विज्ञान पुरस्कार। युवा विज्ञान पुरस्कार ये एक योजना है हिमाचल गवर्नमेंट की, जिसमें यंगस्टर्स जो कि साइंस एंड टेक में जिन्होंने कुछ अच्छा किया है उनको ये दिया जाता है। कौन देता है ये अवार्ड? हिमाचल प्रदेश साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट काउंसिल, HPSTEC, हिमाचल प्रदेश साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट काउंसिल। इसका नाम है युवा विज्ञान पुरस्कार स्कीम, और इसे 2018 में शुरू किया गया था, युवा विज्ञान पुरस्कार स्कीम। तो इसमें क्या किया जाता है? इट एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू टेक अप साइंस सब्जेक्ट्स एंड मोटिवेट्स देम टू डू रिसर्च। साइंस सब्जेक्ट्स बच्चे ले पाएँ और आगे चल के जो इनोवेशन है उसमें रोल प्ले कर सकें। दिस इज द पर्पज ऑफ दिस स्कीम। इसके अलावा और हिमाचल गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है साइंस एंड टेक में, दिस इज इम्पॉर्टेंट। जैसे कि चिल्ड्रन साइंस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना, नेशनल साइंस डे मनाना, नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाना, एक्लिप्स ऑब्जर्वेशन थ्रू आउट द ईयर फॉर प्रमोशन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस। तो साइंस एंड टेक में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड, व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग टू प्रमोट साइंस एंड टेक, तो ये सारे पॉइंट्स आप वहाँ मेंशन कर सकते हो। द स्टेट सेलिब्रेट्स दीज डेज, द स्टेट कॉन्फर्स युवा पुरस्कार ऑन द अचीवर्स सो दैट दे आर मोटिवेटेड टू ज्वाइन दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे बोल सकते हो। एंड इसमें इस पुरस्कार में कितना प्राइज दिया जाता है? ₹1 लाख इज अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट हु गेट्स द फर्स्ट प्लेस, 90,000 टू द सेकंड वन, 80,000 टू द स्टूडेंट हु सिक्योर्स थर्ड पोजीशन। तो अच्छी मॉनेटरी वैल्यू जो है उन्हें दी जाती है ताकि वो मोटिवेट हो सके टू डू गुड। देन डिक्लाइन इन माइग्रेटरी बर्ड काउंट एट पोंग वेटलैंड। अगली न्यूज़ जो कि प्लेजेंट न्यूज़ नहीं है, ये एक थोड़ी सी बुरी न्यूज़ है। जो हिमाचल का पोंग वेटलैंड है वहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स का काउंट कम हो गया है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, और उसका कारण एवियन इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक, जो बर्ड फ्लू फैला हुआ था उसकी वजह से ही हुआ है। अभी तो हालांकि उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। लैक्स ऑफ चिकन्स हैव बिन कल्ड और किल्ड, यू कैन से। सो
उसकी वजह से यहाँ पर इस साल माइग्रेटरी बर्ड काउंट जो है वो कम हो गया है एट द पोंग वेटलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये इंपॉर्टेंट है। कितना डिक्लाइन हुआ है? बाय ओवर 7,000 अगेंस्ट लास्ट ईयर्स काउंट। 7,000 बर्ड्स सिग्निफिकेंट नंबर माना जाता है, जो कि पिछले साल से इस बार कम हुए हैं। अगर हम कैटेगराइजेशन की बात करें तो वाटर डिपेंडेंट माइग्रेटरी बर्ड्स भी कम हुए हैं, वाटर डिपेंडेंट रेजिडेंट बर्ड्स भी कम हुए। माइग्रेटरी बर्ड्स बेसिकली जो बहुत दूर से आते हैं, नॉर्दर्न रशिया, साइबेरिया, यूरोप, वहाँ से आते हैं एंड देन दे कम टू दिस प्लेस, वो होते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। कुछ होते हैं रेजिडेंट बर्ड्स जो यहीं पे रहते हैं सारा साल, तो दोनों की ही जो गिनती है वो कम हुई है। देन रेजिडेंट नॉन वाटर डिपेंडेंट वंस, उनकी भी गिनती कम हुई है। एंड देर आर सो मैनी एसोसिएशंस विच आर टेकिंग स्टेप्स टू रिजुविनेट और टू रिवाइव द नंबर ऑफ बर्ड्स कमिंग टू दिस एरिया, जैसे कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, चंडीगढ़ बर्ड क्लब, एशियन वाटरफॉल सेंसस, इस तरह की बॉडीज़ हैं। और इनमें जो ऑर्निथोलॉजिस्ट्स हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट अ स्पेशलिस्ट ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स को स्टडी करते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफ बर्ड, दे आर नोन एज ऑर्निथोलॉजिस्ट्स। तो ये जो है मिलके इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ के नाम, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि कौन कौन सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो जिनकी गिनती जो है वो कम दर्ज की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बार हेडेड गीज, देन यूरेशियन कूट, नॉर्दर्न पिनटेल, कॉमन टील, लिटिल कॉमोरेंट, ग्रेट कॉमोरेंट, ग्रे लैग गूज, नॉर्दर्न शवलर एंड कॉमन पोचर्ड। ये इंपॉर्टेंट बर्ड्स हैं जिनका काउंट जो है वो कम दर्ज किया गया है, और कितना कितना दर्ज किया गया है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड फाइनली पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टू स्टार्ट रेडियो स्टेशन फॉर फार्मर्स। पालमपुर में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, चौधरी सरवण कुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो चौधरी सरवण कुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर ने एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू करने का फैसला किया है। ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन क्या करेगा? इट विल मेक फार्मर्स अवेयर ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। ऐसे बहुत से एरियाज़ हैं हिमाचल में जो रिमोट एरियाज़ हैं, जहाँ पर शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है या फिर फ़ोन्स कनेक्टिविटी नहीं है, बट रेडियो हर जगह चल जाता है। सो रेडियो के थ्रू जो किसान हैं, बिकॉज फार्मर्स दे लिसन टू रेडियो इन फार फ्लंग एरियाज ऑफ हिमाचल, तो उनको इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के ज़रिए एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन और नई टेक्नोलॉजीज़ की जो है वो जानकारी दी जाएगी। इसे सुंदरनगर में सेटअप किया जाएगा इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। रिसेंटली यूनिवर्सिटी ने एक बुकलेट भी पब्लिश की थी डेडिकेटेड टू प्रोग्रेसिव फार्मर्स। प्रोग्रेसिव फार्मर्स का मतलब है एक इस तरह के कुछ फार्मर्स हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कोई एक डिफरेंट चीज़ करने की कोशिश करते हैं जिससे कि बहुत फ़ायदा होता है। तो प्रोग्रेसिव फार्मर्स यानी कि वो फार्मर्स जो रिडंडेंट फार्मिंग टेक्नोलॉजीज़ को छोड़ के कुछ नया इनोवेटिव कर रहे हैं, जिन्हें कि एग्रीकल्चर एम्बेसडर्स भी कहा जाता है, बिकॉज दे आर एजेंट्स ऑफ चेंज। उनकी वजह से एग्रीकल्चर में पॉजिटिव चेंज आ सकता है। दे हैव बीन नेम्ड एज एग्रीकल्चर एम्बेसडर्स, क्योंकि इनकी मदद से बाकी जो फार्मर्स हैं उनको जागरूक किया जाएगा। सो दे वुड ट्रेन other farmers and inspire them for adopting new technologies in the farm sector. ओके उसके बाद फार्मर गैलरी एस्टेब्लिश की गई यूनिवर्सिटी में। तो काफ़ी कुछ किया यूनिवर्सिटीज़ ने फार्मर्स के लिए। ई ऑफिस सेटअप किया जाएगा यूनिवर्सिटी में। एक नई वेबसाइट भी डिज़ाइन की जा रही है जो लॉन्च कर दी जाएगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। उसके बाद एक और नया प्रोजेक्ट चल रहा है रिलेटेड टू स्नो ट्राउट फाउंड इन लाहौल स्पीति टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। एक लैब सेटअप की जा रही है पालमपुर में ताकि गड्डी शीप के ऊपर जो है रिसर्च हो सके। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो कि चौधरी सरवण कुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर जो है वो कर रही है। सो हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं मिस्टर बंडारू दत्तात्रेय, इंपॉर्टेंट है ये नाम। जिस तरह कोई मिनिस्टर का नाम आ जाता है उसी तरह गवर्नर का नाम भी, सारे जो मेन ऑफिस होल्डर्स हैं स्टेट के वो आपको पता होने चाहिए। सो द गवर्नर मिस्टर बंडारू दत्तात्रेय appreciated the efforts of the university and said the university had an important contribution. He emphasized on new technologies and upgrade of farm sector and asked to work on future strategy as per the new education और national education policy. तो इन्होंने क्या कहा है कि जो नई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाए, फ्यूचर स्ट्रैटेजी इस तरह से बनाई जाए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सके। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट
दिस यूनिवर्सिटी हैज़ डन फॉर फार्मर्स, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट आई हैड टू डिस्कस टुडे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दिस PDF, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं, देन यू कैन डाउनलोड दिस PDF फॉर योर रिविजन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.